Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is for ninth class. It's from poetry section, and the name of the poem is "I Cannot Remember My Mother," and it's written by Rabindranath Tagore. So before coming to the poem से मुतलिक जानने से पहले हमें इसके ऑथर के बारे में यानी इसके राइटर से मुतलिक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने की ज़रूरत होगी। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इसको पॉपुलरली गुरुदेव कहा जाता था, and he was a Bengali poet, a dramatist, a novelist, a philosopher. Uh, he has composed more than 200 songs in his life, and इसके अलावा उसने 26 volumes of stories और um, इसके अलावा पोइम्स लिखे हैं, इसके अलावा सॉन्ग्स लिखे हैं। और इंडियन जो नेशनल एंथम है, ही इज़ नोन टू बी द कंपोज़र ऑफ इंडियन नेशनल एंथम। नॉट ओनली दिस, उन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है जिसकी ओपनिंग लाइन्स अमर शोना बांग्ला बांग्ला इस तरह से कुछ है। तो ही इज़ नोन टू हैव कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश एज वेल। तो इस पोइम में उसने अपनी माँ के बारे में डिस्कस किया है, यानी कि उसके माँ के साथ जो अटैचमेंट है उसको जाहिर करने की कोशिश की गई है। दो ही लॉस्ट हिज मदर एट अ वेरी अर्ली एज, बट उसके साथ जो उसका कनेक्शन था, उसके साथ जो उसकी एसोसिएशन थी, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहती है। तो बहरहाल जैसा मैंने कहा कि पोइम पे जाने से पहले हम ऑथर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो 1861 में पैदा हुए थे, and he died in 1941. He was an Indian poet, philosopher, and Nobel laureate. That means he was the receiver of Nobel Prize. He was the recipient of the Nobel Prize. यानी कि उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। एक उसकी कलेक्शन ऑफ पोइम्स था जिसका नाम था गीतांजलि, उसके लिए उसको ये नोबेल प्राइज़ मिला था अपने इस बड़े इस लिटरेरी कारनामे के लिए। ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता। हम सब जानते हैं कि उसको हम कोलकाता कहते हैं आजकल, पहले ये कलकत्ता हुआ करता था। तो ही बिगिन टू राइट पोइट्री एज ए चाइल्ड। His first book appeared when he was 70 years old. यानी कि बचपन से ही उसको शायरी का शौक़ था। तो इसका सबूत हमें मिलता है कि जब वो सिर्फ 17 साल का था तो उसकी जो पहली पोइट्री थी, जो पहली पोइम थी, वो पब्लिश की गई थी। आफ्टर ए ब्रीफ स्टे इन इंग्लैंड 1878 to study law, he returned to India where he rapidly became the most important and popular author of the colonial era. यानी कि उसके बाद उसको पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ पे उसने वकालत की तालीम हासिल की। थोड़ी देर उन्होंने स्टे किया वहाँ पे, एक मुख्तसर सा स्टे उनका था। उसके बाद जब वो हिंदुस्तान आए तो वो बहुत जल्दी, यानी बहुत क्विकली, रैपिडली मीन्स वेरी क्विकली, वो हिंदुस्तान के उस वक्त के यानी कॉलोनियल एरा, यानी जो उस वक्त का हम कह सकते हैं नॉन इंडिपेंडेंट इंडिया जो था, उस दौर का, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ थी, तो उस दौर में वो यहाँ के बहुत ही मशहूर, बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अहम राइटर के तौर पे वो उस वक्त उभरे। और इस दौर में उन्होंने क्या किया, ही रोट पोइट्री, ही रोट शॉर्ट स्टोरीज, ही रोट नॉवेल्स, ही रोट प्लेस। तो ये सारे इंग्लिश के जॉनर्स पे उन्होंने काम किया। ही कंपोज सेवरल हंड्रेड पॉपुलर सॉन्ग्स, जैसा कि मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर दिया था थोड़ी देर पहले, दैट ही कंपोज मोर देन 200 songs in his lifetime, और in 1929 also began painting। तो इसके अलावा ये सारे शौक होने के बाद यानी कि वो पोइट्री लिखते थे, वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे, वो ड्रामाज लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे, प्लेज लिखते थे। इसके अलावा उनका पेंटिंग में भी बहुत शौक था। सो टैगोर रोट प्राइमरली इन बंगाली बट ट्रांसलेटेड मैनी ऑफ हिज वर्क्स into English himself. तो he was a Bengali writer, यानी कि पहले जो वो लिखता था वो अपनी ज़ुबान में लिखता था जो उसकी मदर टंग थी। तो यही बेसिकली, प्राइमरली मीन्स बेसिकली, यानी कि बुनियादी तौर पे, इब्तदाई तौर पे वो जो है बंगाली ज़ुबान में लिखते थे, लेकिन फिर अपने ही काम जो थे, अपनी पोइम्स जो थी या अपनी जो स्टोरीज़ थी, उनका उन्होंने खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। क्रिटिक्स एग्री दे आर मच मोर इफ़ेक्टिव इन द ओरिजिनल, यानी कि जो उसके क्रिटिक्स हैं, जो जिन्होंने उनकी किताबों पे या उनके काम पे डिस्कशन किया है, उस पर क्रिटिक किया है, उस पर
तनकीद वगैरह की है। तो वो कहते हैं कि उसका जो इफ़ेक्ट था, यानी उसका उसने जो भी लिखा है, उसकी राइटिंग्स का इफ़ेक्ट जो था उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में वो ज़्यादा असरदार थी, वो ज़्यादा पुरअसर थी। हम कह सकते हैं कि जो बंगाली लैंग्वेज में उसने चीज़ें लिखी वो बहुत ही पुरअसर थी। टैगोर्स राइटिंग इज़ हाईली इमेजिस्टिक, डीपली रिलीजियस एंड imbued with his love for nature and his homeland। तो टाइगर की जो राइटिंग्स है, सॉरी टाइगर नहीं, टैगोर की जो राइटिंग्स है, दोज आर हाईली imagistic, that means they are highly uh, explanatory, they are clarifying, यानी कि उसमें साफ तौर पे उसके ख्यालात की जो है वो मंजर कशी होती है। दे आर एट द सेम टाइम दे आर रिलीजियस, यानी कि मज़हब से भी मुतलिक उसने इनमें बात की है, और उनमें उनकी पोइम्स जो हैं वो हुबुल वतनी, यानी कि लव फॉर हिज होमलैंड, लव फॉर हिज कंट्री, एंड जो नेचर है, जो कुदरत है, जो कुदरती नज़ारे हैं उनके तई जो उसकी मोहब्बत थी, उनकी राइटिंग्स जो हैं उसकी मोहब्बत से जो है वो भरी पड़ी हैं, वो उसमें रंगी हुई हैं। ही वॉज अवॉर्डेड 1913 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क गीतांजलि। तो मैंने पहले कहा था कि उसका एक कलेक्शन था पोइम्स का, उसके लिए उसको 1913 में नोबेल प्राइज़ में मिला था। एंड इन 1915 ही वॉज नाइटेड बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइव, किंग किंग जॉर्ज फाइव। तो कहता है कि 1915 में उसको जो है he was honored, he was conferred the title of knight। तो ये जो पोइम है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, तो टाइटल से हमें पता चलता है कि माँ से मुतलिक कोई बात हो रही है इसमें। तो आपको बता दूं कि इसमें ये पोइम जो है इट एक्सप्रेसेस हिज inability to actually recall the face or the features of his mother, but ही फील्स हर प्रेजेंस एवरीवेयर, यानी कि वो माँ के साथ जो उसकी बॉन्डिंग थी, क्योंकि इसकी माँ जो है बचपन में छोड़ के इसको छोड़ के चली गई थी, तो उस माँ के साथ उसका जो बॉन्डिंग थी, उसका जो कनेक्शन था, उस कनेक्शन को ये पोइम जाहिर करती है। वो ही कीप्स ऑन सेइंग थ्रू आउट दिस पोइम दैट आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, यानी कि मुझे अपनी माँ, मैं उसको याद नहीं कर पाता, यानी कि उसका चेहरा मुझे याद नहीं आ रहा, उसके फीचर्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं कि वो दिखने में कैसी थी। यट ही फील्स प्रेजेंस ऑफ अ मदर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो द पोइम इज अबाउट द सेंसिटिव एंड द इंटेंस फीलिंग्स ऑफ अ चाइल्ड। द यहाँ पे ये द नहीं, यहाँ पे ही रिमेंबर्स ऑल द थिंग्स दैट हिज मदर यूज टू डू। वो सारी चीज़ें उसको याद हैं जो उसकी माँ किया करती थी। एक चाइल्ड इसमें बात कर रहा है, एक बच्चा इसमें बात कर रहा है, एक बच्चा जो है अपनी फीलिंग्स जो है वो बड़े ही इंटेंस अंदाज में, बहुत ही सेंसिटिव अंदाज में, बहुत ही हसास अंदाज में, बहुत ही इमोशनल अंदाज में ये बयान किया गया है कि एक चाइल्ड की फीलिंग्स उसकी माँ को लिए क्या होती हैं। जो बच्चा बचपन में अपनी माँ को खोता है, लेकिन वो उसका जो कनेक्शन होता है, जो बॉन्डिंग होती है उसकी माँ के साथ, उस चीज़ को वो कभी, एक इमोशनल और वो जो पैशनेट जो बॉन्डिंग होती है, एक बहुत ही हसास फीलिंग्स होती हैं, एक बहुत ही नहायत सेंसिटिव फीलिंग्स होती हैं एक बच्चे को लेके अपनी माँ से। सो कमिंग टू द पोइम नाउ, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of
Surely flowers float in the air. The scent of the morning service in the temple came to me as the scent of my mother. I cannot remember my mother. Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze on my face had spread all over the sky. So, तो इस पोएम में आप कह सकते हैं कि एक बच्चा स्पीकर है who remembers her mother. It's about a child who does not remember about the actual features of her dead mother, but the child perhaps carries those associations somewhere in his mind. तो पहली लाइन है, I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. So in these lines, a child who has lost her mother in infancy, in a very young age, has only faint recollection of her mother. He has that weak remembrance of her mother. He states that he cannot remember his mother now. यानी कि वो अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, उसको अपनी माँ याद नहीं आ रही है, उसके फिजिकल फीचर्स उसको याद नहीं आ रहे हैं, उसका चेहरा शायद उसको याद नहीं आ रहा है. हाउएवर ही फील्स हर प्रेजेंस एवरीवेयर. उसको उसकी मौजूदगी का एहसास अपनी ज़िंदगी की तकरीबन तकरीबन हर चीज़ में होता है. यानी व्हेन ही इज़ इन द मिडेस्ट ऑफ हिज प्ले, ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले. लेकिन कभी कभार जब मैं अपने खेल के दरमियान में होता हूँ, यानी मैं अपनी प्ले थिंग्स के साथ खेल रहा हूँ होता हूँ, मैं अपने घर पे खेलने में बिजी होता हूँ, एट ट्यून सीम्स टू हावर ओवर माई प्ले थिंग्स. एक आवाज़ जो है मेरी प्ले थिंग्स, जो मेरी टॉयज़ होती हैं जिनके साथ मैं खेल रहा होता हूँ, उनके बीच से या उनके ऊपर से एक आवाज़ आती है लहराती हुई, एक आवाज़ आती है ड्रिफ्ट करती हुई. और ये ट्यून को तो कौन सा होता है, ये आवाज़ कौन सी होती है? इट्स द ट्यून दैट हर दैट हिज मदर यूजुअली संग वाइल रॉकिंग हिज क्रेडल. यानी कि वो आवाज़ होती है, यानी कि व्हेन ही इज इन मिडल ऑफ हिज प्ले विथ हिज प्ले थिंग्स, he senses a tune, hovering over him. It is the tune of his mother's song which he used to hum, which she used to sing while rocking his cradle. तो यहाँ यानी वो एक आवाज़ उसको आती है, उसकी उसके जो खिलौने खिलौने हैं उनके ऊपर से एक आवाज़ गुजरती हुई उसको सुनाई देती है. और ये गाना कौन सा होता है? ये गाना वो गाना होता है जो उसकी माँ उसका उसके क्रेडल को, क्रेडल हम कहते हैं वो जो झूला होता है बच्चे को झुलाने के लिए, यानी कि जब उसको वो रॉकिंग मीन्स टू एंड फ्रो करना, आगे पीछे करना, उसको हिलाना, यानी कि झुलाना, उसको एक तरह से बैक एंड फोर्थ करना, उसको मूविंग जेंटली, बाय मूविंग जेंटली. वो जो बेबी बेड होता है जिसको हम क्रेडल कहते हैं, उसको आगे पीछे करते हुए, उसको झुलाते हुए जो है मेरी माँ जो गाना गुनगुनाया करती थी मुझे सुलाने के लिए, उस गाने की आवाज़ जो है इन खिलौनों के साथ खेलते हुए मुझे सुनाई देती है. आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, but when in the early autumn morning the smell of shuli flowers float in the air, the scent of the morning. uh, तो यहाँ पे ये कहता है when it's the early autumn morning, the smell of the shuli flowers floats in the air, then the poet smells the scent of the morning service in the temple. In that smell he senses the scent of his mother. यानी कि इन लाइन्स में I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of shuli flowers floats in the air. ये एक बहुत एक फूल होता है, ये शूली नाम है इसका, कैमोमाइल इसको इंग्लिश में कहते हैं. तो कहता है कि जब मुझे इसकी खुशबू आती है, इस फूल की, यानी उसकी खुशबू जो है वो एयर में फ्लोट करती है, वो हवा में तैरती है, तो वो स्मेल जो है मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है. द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल
come to me as the scent of my mother. तो जब मंदिरों में सुबह पूजा की जाती है तो वहाँ पे एक खुशबू फेंकी जाती है, तो वो खुशबू जो है इसको अपनी माँ की खुशबू लगती है। यहाँ से ये फिर कहता है that I cannot remember my mother. Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. यहाँ पे ये फिर अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि मैं जब भी अपनी बेडरूम खिड़की से बाहर देखता हूँ, यानी whenever I see outside, yeah, when the poet is in his bedroom, when he looks out into the blue of the distant sky or into the blue sky, he feels the silent and steady and the protective gaze of his mother, being cast at him. यानी कि वो उसको लगता है कि उसकी माँ ऊपर से आसमानों से कहीं ना कहीं उसको हमेशा देखती रहती है, उसके बारे में सोचती रहती है, या उसका वहाँ से भी वो ख्याल करती है। तो क्या कहता है that when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel the stillness, I feel the that fixedness of वो जो ठहराव होता है मेरी माँ की नज़र का, वो जो सुकूत है, वो जो कामनेस है, और वो जो खामोशी से मेरी माँ मेरी तरफ देख रही है। गेज मीन्स परमानेंट लुक, जिसको हम कहते हैं कि स्टेयरिंग एट समबॉडी एट लॉन्ग एंड फिक्स्ड लुकिंग, जिसको हम कहते हैं कि वो ताकना या गौर से देखना उर्दू में। तो वो क्या कहती है, वो कि शायर क्या कहता है that when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze, वो जो मेरी माँ की नज़र का ठहराव है जो मेरे चेहरे की तरफ वो देखती थी, वो पूरे आसमान में जो है वो फैल चुका है। यानी हर फेस सीम्स टू बी सेपरेट ऑल ओवर द स्काई, यानी पूरा आसमान जो है जब उसकी तरफ देखता है तो उसको लगता है कि मेरी माँ जो है मेरी तरफ बहुत ही प्रोटेक्टिव अंदाज में देख रही है, एंड इन दिस वे ही फील्स प्रोटेक्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले मैं कहता रहा हूँ इस पोइम के दौरान दैट द पोइट हैज़ लॉस्ट हिज मदर एट अ वेरी टेंडर एज, एट अ वेरी स्मॉल एज, सो ही मिसेस हर एवरी मोमेंट। उसको अपनी माँ की जो है वो हर वक्त उसको याद आती है, ही रिमेंबर्स और ही फील्स हर प्रेजेंस एवरीवेयर, yet he repeats saying that I cannot remember my mother. क्योंकि ये शायद उसने इसलिए कहा है कि he cannot remember, वो ये कहना चाह रहा है कि he cannot remember how she looked, and he has the child has just a faint recollection, just a weak remembrance of his mother. So the poet has used here a very powerful imagery to depict the feelings and the pain of a child who has lost his mother at a very young age. That the child poet says that he can feel the presence of his mother as something in the tune of that song that she used to hum while rocking his cradle seems to hover over the playthings, यानी कि जब वो उन चीज़ों के साथ खेल रहा होता है, उन चीज़ों के खेलने के दौरान उसको एक आवाज़ आती है, उसको उसको लगता है कि ये मेरी माँ की आवाज़ है। तो वो जो फूलों की खुशबू होती है, वो शुली फ्लावर मैंने आपको बोला था, जब वो उसकी फ्रेगनेंस को, उसकी स्मेल को उसको कभी फील करता है तो उसको लगता है कि ये मेरी माँ की स्मेल है, मेरी माँ की फ्रेगनेंस है। या फिर सुबह जब वो मॉर्निंग टेम्पल्स में जाता है, या वहाँ पे टेम्पल्स में जो भी वो फ्रेगनेंस आती है, वो स्मेल आती है, वो सेंट आती है, वो खुशबू आती है, तो उसको लगता है कि ये मेरी माँ की खुशबू है। सो ये पोइम जो है इट्स बोथ इमोशनल एंड इट्स मूविंग, यानी कि ये बहुत दिल को छू लेने वाली है और बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही जज्बाती है। शायर को अपनी माँ की प्रेजेंस जो है अपने इर्द गिर्द की तकरीबन तकरीबन हर चीज़ में नज़र आती है, तो लेकिन उसकी जो एक्चुअल शेप है वो उसको याद करना, वो उसको याद नहीं है। तो ये हमें पोइम दिखाती है, ये बताती है कि ये जो इसमें चाइल्ड है, या ये भी कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर भी जो है कि उसको अपनी माँ के साथ कितना लगाव था, हाउ सीरियसली ही वॉज अटैच टू हर मदर। उनका जो बॉन्ड था, उनकी जो आपस में जो रिलेशन थी वो कितनी मजबूत थी। और ये बच्चा जो है
how did he long for, how did he long to be loved, or, or how he wanted to be loved and cared for by his mother, even though his mother is not alive. She has significant role in his life, यानी कि उसकी माँ वो की ज़िंदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक उसकी ज़िंदगी में अहम रोल है. ही नोज़ हिज मदर इज़ ऑलवेज विथ हिम. उसको मालूम है कि मेरी माँ जो है वो कहीं आसमानों से मेरे साथ हमेशा है. यू नो, व्हेन फ्रॉम हिज लास्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि व्हेन फ्रॉम हिज बेडरूम विंडो he he looks at the blue of the distant sky, he feels the gaze of his mother. you know, अपनी माँ की नज़र जो है उसको फील कर रहा था, showering love at him, showering all her blessings lovingly at him. So इससे शायर को थोड़ा सुकून मिलता है. This comforts him and make him feel protected. And make him feel protected, इसका मतलब ये होता है कि उसको लगता है कि मेरी माँ कहीं ना कहीं मुझे देख रही है, और उसका उसकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो मेरे साथ हैं. उम्मीद है कि ये लेक्चर थोड़ा पसंद आया होगा आपको, या इसमें से आपको कोई चीज़ें समझ आई होंगी. तो क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये ऑफलाइन का, तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस था. तो आई डोंट नो how it went, but I hope in future I will try to improve. And you know, suggestions for improvement are always welcome. By this I say thank you.